हेलो फ्रेंड्स, रविंद्रा आईएएस का ऑनलाइन प्लेटफॉर्म रविंद्रा 24/7 लर्निंग ऐप पर आप सभी लोगों का स्वागत है। अब नेक्स्ट म्यूचुअल फंड में याद रखना, म्यूचुअल फंड में आपके सामान्यतः दो टाइप की स्कीम होती है, टू टाइप स्कीम्स। टू टाइप्स स्कीम यानी कि आपके कौन कौन सी? पहला ओपन एंडेड, दूसरा क्लोज एंडेड। क्लोज एंडेड, ओपन एंडेड एंड क्लोज एंडेड। ठीक है। अब ओपन एंडेड स्कीम आपके वो होती हैं जिनमें टर्म पूरा होने से पहले ही मनी विड्रॉ कर सकते हैं, मनी विड्रॉ कर सकते हैं। और क्लोज एंडेड स्कीम वो होती है इनमें टर्म पूरा होने के बाद ही मनी विड्रॉ कर सकते हैं, मनी विड्रॉ कर सकते हैं। अब इन दोनों को आप समझना कि इसका आपके मतलब होता क्या है। अब म्यूचुअल फंड की अगर हम आपके बात करें तो इसमें दो प्रकार की आपकी स्कीम्स आपके हो सकती है म्यूचुअल फंड में। कौन कौन सी आपके दो प्रकार की स्कीम्स आपके हो सकती है? पहली स्कीम तो आपकी ओपन एंडेड स्कीम आपकी वो होती है जिनमें आपने मान लो 1,00,000 रुपए 5 साल के लिए इन्वेस्ट किया और 5 साल बाद आपको 2,00,000 रुपए मिलना है। ठीक है, यह हुआ। और एक स्कीम वो होती है कि जिसमें आपकी क्या है, ओपन एंडेड और क्लोज एंडेड में डिफरेंस। क्लोज एंडेड याद रखना कि जैसे कि आपने 1,00,000 रुपए निवेश किया 5 साल के लिए और 5 साल बाद आपको 2,00,000 रुपए मिलना है, तो क्लोज एंडेड स्कीम वो है कि 5 साल से पहले आप इससे पैसा विड्रॉ नहीं कर सकते। 1,00,000 रुपए आपने निवेश किया है तो 5 साल के लिए किया तो 5 साल बाद ही इसमें से विड्रॉ करोगे। ओपन एंडेड स्कीम वो हो सकती है जिसमें 1,00,000 रुपए आपने आज निवेश किया है, आप चाहो तो कल निकाल लो, परसों निकाल लो, 3 दिन बाद निकाल लो, कभी भी निकाल लो। तो ओपन एंडेड स्कीम जिसमें कार्य पूरा यानी टर्म यानी कि कार्यकाल पूरा होने से पहले भी आप पैसा निकाल सकते हो, और क्लोज एंडेड में आप टर्म पूरा होने के बाद ही पैसा विड्रॉ कर सकते हो। टर्म पूरा होने के बाद ही आप पैसा विड्रॉ कर सकते हो। ठीक है, तो ये आपके ओपन एंडेड एंड क्लोज एंडेड स्कीम। दूसरा याद रखना कि इंडिया का सबसे पुराना जो आपके ठीक म्यूचुअल फंड है वो है यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया, यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया, यूटीआई। ठीक, अब नेक्स्ट आगे समझना शेयर मार्केट से रिलेटेड अदर टर्मिनोलॉजी में सेबी। अब सेबी के बारे में याद रखना, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। ठीक, सेबी की आपकी जो स्थापना हुई थी 1988 में आपके हुई थी, 1988 में आपके हुई थी।
established 1988। ठीक है, ये ध्यान रखना। अब दूसरा जो आपको याद रखना है सेबी में, ठीक, सेबी आपके भारत की सुप्रीम रेगुलेटरी अथॉरिटी है। किसकी सुप्रीम रेगुलेटरी आपके अथॉरिटी है? शेयर मार्केट या कैपिटल मार्केट। ठीक है, शेयर मार्केट या कैपिटल मार्केट को आपके रेगुलेट करने वाली सुप्रीम रेगुलेटरी अथॉरिटी है आपके क्या? सेबी। ठीक है, 1992 में सेबी को संवैधिक दर्जा, संवैधिक दर्जा, स्टैच्यूरी स्टेटस प्रदान किया गया। ठीक, तो 1992 में आपके सेबी को स्टैच्यूरी स्टेटस या संवैधिक दर्जा आपके क्या किया गया? प्रदान किया गया। अब नेक्स्ट आगे याद रखना, सेबी बेसिकली आपके है क्या? सुप्रीम रेगुलेटरी अथॉरिटी, सुप्रीम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ कैपिटल ऑब्लिक सिक्योरिटी ऑब्लिक शेयर मार्केट इन इंडिया। तो सेबी याद रखना है भारत में कैपिटल मार्केट, शेयर मार्केट या सिक्योरिटी मार्केट को रेगुलेट करने वाली सबसे बड़ी अथॉरिटी है, सुप्रीम अथॉरिटी है। ठीक, तो ये आपने क्या देखा? सेबी। इसके बाद में नेक्स्ट आगे याद रखना, अगला कंसेप्ट OTCEI। OTCEI ओवर द काउंटर एक्सचेंज ऑफ इंडिया, ओवर द काउंटर एक्सचेंज ऑफ इंडिया, ये आपके बेसिकली है क्या? ये भी आपके एक स्टॉक एक्सचेंज है, NSE BSE की तरह। इसमें 25 लाख से 30 करोड़ तक की एम कैप वाली कंपनीज के शेयर का सेल परचेज होता है। इसका भी आपके हेड ऑफिस कहाँ है? मुंबई। इसका भी हेड ऑफिस कहाँ है आपके? मुंबई। तो ये है आपके OTCEI, ओवर द काउंटर एक्सचेंज ऑफ इंडिया। इसका गठन आपके हुआ था एस्टेब्लिश 1990, गठन हुआ था 1990। तो इसको नोट करो फटाफट, OTCEI। तो नेक्स्ट सबसे पहले तो याद रखना सेबी, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। सेबी याद रखना 1988 में गठन हुआ, 1992 में से संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया। और भारत में आपके शेयर मार्केट, कमोडिटी शेयर मार्केट, इसके अलावा आपकी कैपिटल मार्केट और सिक्योरिटी मार्केट को रेगुलेट करने वाली ये सुप्रीम अथॉरिटी है। ठीक है, OTCEI ओवर द काउंटर एक्सचेंज ऑफ इंडिया, ये भी एक स्टॉक एक्सचेंज है NSE BSE की तरह।
इसमें आपके 25 लाख से 30 करोड़ तक की एम कैप वाली कंपनीज के शेयर का शेयर परचेज होता है। हेड ऑफिस है इसका मुंबई और इसका भी गठन हुआ था 1990 में। हेड ऑफिस है इसका मुंबई और इसका गठन हुआ था 1990 में। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट आगे याद रखना अगला पॉइंट, डिपोजिटरीज। डिपोजिटरीज तो डिपोजिटरीज की अगर हम आपकी बात करें, डिपोजिटरीज की अगर हम बात करें, डिपोजिटरीज की स्थापना भारत में आपके जो की गई थी, एस्टेब्लिश्ड 1996 में। ये बेसिकली आपकी डिपोजिटरी है क्या? डिपोजिटरी बेसिकली है आपके शेयर बैंक, शेयर बैंक। ठीक है, इसमें शेयर को इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म, इलेक्ट्रॉनिक और डीमटेरियलाइज्ड फॉर्म में रखा जाता है। डीमटेरियलाइज्ड फॉर्म में रखा जाता है। डीमटेरियलाइज्ड का मतलब आपके होता है पेपरलेस। ठीक है, डिपोजिटरीज के द्वारा शेयर्स के सेल परचेज का रिकॉर्ड मेंटेन किया जाता है। तो डिपोजिटरीज के द्वारा आपके शेयर्स के सेल परचेज का आपके रिकॉर्ड मेंटेन किया जाता है। ठीक है, भारत के अंदर अगर हम आपके देखें तो 2 डिपोजिटरीज हैं आपके इंडिया के अंदर। 2 डिपोजिटरीज आपके कौन कौन सी? ठीक, पहली डिपोजिटरी है आपके कौन सी? NSDL, नेशनल सिक्योरिटीज डिपोजिटरीज लिमिटेड। NSDL पहली, नेशनल सिक्योरिटीज डिपोजिटरीज लिमिटेड। ठीक है, इसके बारे में याद रखना। NSE में होने वाले शेयर के सेल परचेज का रिकॉर्ड मेंटेन करती है। सेकेंड, CDSL, सेंट्रल डिपोजिटरीज एंड सर्विसेज लिमिटेड। CDSL, NSDL। ठीक, ये क्या करती है? ये BSE में होने वाले शेयर के सेल परचेज का रिकॉर्ड मेंटेन करती है। तो ये होती हैं आपके 2 डिपोजिटरीज, NSDL एंड CDSL। तो ये आपने देखा क्या डिपोजिटरीज।
तो डिपोजिटरीज की बात करें तो डिपोजिटरीज की आपकी स्थापना जो आपके भारत में हुई थी ये 1996 में की गई थी। ये बेसिकली शेयर बैंक है। जैसे कि अब आपके हम देखें कि रिलायंस, ठीक है, रिलायंस के हमने कल आपको बताया कि मान लो 1 लाख शेयर है, उसने 30,000 पब्लिक को दे दिए, तो पब्लिक को दे दिए तो वो कहीं तो रखेगा ना उस शेयर को जहां से पब्लिक को वो इशू होंगे। तो अगर कागजी फॉर्म में शेयर को रखते हैं तो पता नहीं कितने हजार कंपनियां, कितने करोड़ शेयर हमें कागज या पेपर फॉर्म में रखने होंगे। तो हमने इन शेयरों को क्या किया, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में कन्वर्ट किया, पेपरलेस कर दिया। ठीक, शेयर का कोई कागज नहीं है अब सीधा पेपरलेस है, ये डीमटेरियलाइज्ड फॉर्म कहते हैं इसे हम, या इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म कहते हैं। तो 1996 में हमने डिपॉजिटरीज की स्थापना की। डिपॉजिटरीज बेसिकली शेयर बैंक है जिसमें शेयर को पेपरलेस फॉर्म में रखा जाता है या इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में रखा जाता है, डीमटेरियलाइज्ड फॉर्म में रखा जाता है। और ये डिपॉजिटरी शेयर की सेल परचेज का रिकॉर्ड क्या करती है, मेंटेन करती है। जैसे कोई पर्सन है ए, इसने 50 शेयर रिलायंस के बेच दी बी को, तो ए के अकाउंट में से 50 माइनस कर देंगे, बी के अकाउंट में 50 प्लस कर देंगे। ठीक है, भारत के अंदर 2 डिपॉजिटरीज है, नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरीज लिमिटेड एनएसडीएल और सेंट्रल डिपॉजिटरीज एंड सर्विसेज लिमिटेड सीडीएसएल। दोनों का हेड ऑफिस बंबई में। एनएसडीएल एनएसई में जो शेयर का शेयर परचेज होता है उसका रिकॉर्ड मेंटेन करती है, सीडीएसएल बीएसई में जो शेयर का शेयर परचेज होता है उसका रिकॉर्ड मेंटेन करती है। तो ये होता है क्या, डिपॉजिटरीज, इसे कहते हैं हम डिपॉजिटरीज। ठीक है, तो ये आपने क्या देखा, डिपॉजिटरीज या शेयर बैंक। अब इसके बाद में नेक्स्ट आगे एक और समझना, डीमेट अकाउंट। डीमेट अकाउंट, डीमेट अकाउंट, डीमेट अकाउंट को हम आपके कहते क्या है, डीमटेरियलाइज्ड, डीमटेरियलाइज्ड अकाउंट, यह हुआ। अब डीमेट अकाउंट की बात अगर हम करें, डीमेट अकाउंट की, शेयर मार्केट में शेयर का सेल परचेज करने के लिए डीमेट अकाउंट की जरूरत पड़ती है। डीमेट अकाउंट चाहिए, डीमेट अकाउंट चाहिए। ये अकाउंट किसी ब्रोकर के पास खुलवाया जाता है। ये अकाउंट किसी ब्रोकर के पास खुलवाया जाता है। ठीक है, इसके बाद में अब डीमेट अकाउंट में क्या रखना होता क्या है, डीमेट अकाउंट। सामान्य अकाउंट में आप देखते क्या हो, एक हुआ आपके बैंक अकाउंट, बैंक अकाउंट। अब बैंक अकाउंट और डीमेट अकाउंट में आपके अंतर क्या होता है। बैंक अकाउंट में आप देखते हो कि एक तरफ आपके होगा पैसे का डेबिट, आईएनआर यानी इंडियन नेशनल रुपी, एक तरफ पैसे का होता है डेबिट और एक तरफ आपके पैसे का होता है क्रेडिट। लेकिन डीमेट अकाउंट में आपके 2 चीजें एक साथ चलेंगी। ठीक, 2 चीजें एक साथ क्या, एक तरफ तो आपका पैसा कितना है अकाउंट में और एक तरफ आपके पास शेयर कौन से हैं अकाउंट में, शेयर कौन से हैं। ठीक, इधर पैसे में डेबिट क्रेडिट होगा, पैसे में आपके डेबिट एंड क्रेडिट, और इस तरफ आपके शेयर में डेबिट क्रेडिट होगा, इस तरफ शेयर में डेबिट एंड शेयर में क्रेडिट। अब जैसे कि आपने किसी कंपनी का शेयर खरीदा तो शेयर में क्रेडिट हो जाएगा, क्रेडिट मतलब आना, और शेयर खरीदा तो पैसा अकाउंट से बाहर गया होगा तो पैसे में डेबिट हो जाएगा। आपने किसी कंपनी का शेयर बेच दिया, आपने डीमेट अकाउंट से बेच दिया तो शेयर में डेबिट हो जाएगा, शेयर निकल गया अकाउंट से बाहर, और शेयर बेचा है तो पैसा आया होगा तो पैसे में क्रेडिट हो जाएगा। तो बेसिकली आपके जो डीमेट अकाउंट होता है, डीमटेरियलाइज्ड अकाउंट, इसकी जरूरत हमें आपकी जो पड़ती है, ठीक है, कहां पड़ती है हमें, शेयर मार्केट में शेयर का शेयर परचेज करने के लिए। ये किसी ब्रोकर के पास आपके खुलाया जाता है डीमेट अकाउंट। इसमें पैसा और शेयर दोनों आपके एक साथ, आपके इनका क्या होगा, हिसाब होगा। पैसा और शेयर दोनों का आपके क्या होता है, एक साथ हिसाब होता है। पैसा और शेयर दोनों का आपके क्या होता है, एक साथ हिसाब
होता है। तो ये जो आपके इस प्रकार का जो अकाउंट है इसे कहते हैं हम डीमैट अकाउंट। तो यहां तक आप लोगों ने देखा, ठीक। ओटीसीआई समझ लो शिवानी, ओवर द काउंटर एक्सचेंज ऑफ इंडिया। जैसे एनएसई और बीएसई में हजारों करोड़ की टर्नओवर वाली कंपनियां होती हैं, उनका शेयर का सेल परचेज होता है, तो छोटी कंपनियां भी तो होती है जिनका टर्न आपके एम कैप 25 लाख से 30 करोड़ तक हो, पे कंपनियां जिनका एम कैप 25 लाख से 30 करोड़ तक हो, उनके शेयर बेचे जाते हैं ओटीसीआई में, ठीक है, ओटीसीआई में।